हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो के बारे में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है एनसीईआरटी's फ्रॉड एक्सपोजिंग आर्यन इन्वेजन। ठीक है, नीरज अत्री। तो इस वीडियो का क्रेडिट नीरज अत्री जी को जाता है और देखते हैं किस तरीके की वीडियो है ये और इन्होंने ये क्या एक्सपोज कर रहे हैं, क्या बात बता रहे हैं। ठीक है, और अगर आप न्यू है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। हमने बात की थी कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है, कि जिसमें अच्छे गुण होते हैं ऐसे व्यक्तियों को आर्य कहा जाता है, संस्कृत भाषा का शब्द है। और वहीं पर हमने ये बात की थी कि जो आर्य नहीं है उसे अनार्य कहा जाता है, जिसे आजकल हम बिगाड़ के अनाड़ी कहते हैं। और मैंने एग्जाम्पल दिया था कि जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है तो उसमें भी उन्होंने बड़े क्लियरली, जब कैकई बोलती है कि राम जी को वनवास में भेजना चाहिए, तो उसे अनार्या कहा है, क्योंकि उसका जो व्यवहार था वो एक अच्छी महिला जैसा नहीं था। तो वो मैंने ये बताने के लिए किया था कि जो आर्य शब्द है वो केवल व्यवहार के आधार पर, कि किस तरह का बिहेवियर किया जाता है, किस तरह के एक्शंस किए जाते हैं, उसके आधार पर आप किसी को आर्य या अनार्य कह सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें एनसीईआरटी में किस तरह से आर्यन इन्वेजन थ्योरी को बढ़ाने के लिए यूज़ की जा रही हैं और किस तरह से हमारे देश में एक गृह युद्ध कराने के लिए, देश को तोड़ने के लिए इन शब्दों का यूज़ किया जा रहा है, आज मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। तो जो मैं आपके साथ आज पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो है 6ठी क्लास की जो एनसीईआरटी की किताब है हमारे अतीत भाग 1, उसका पेज नंबर 44 यानी 44 है। इसमें मैं एक पैराग्राफ आपको पढ़ के बताता हूँ। संस्कृत भाषा यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं, असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फ़ारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। फिर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इसके लिए। अब इस पैराग्राफ में वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो यहाँ की ये नॉर्थ इंडिया की और मिडल इंडिया की जो भाषाएं हैं वो यूरोपियन लैंग्वेजेस से मिलती हैं, और इसी को लिंग्विस्ट्स में, जो लिंग्विस्टिक्स हैं उसके अंदर इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस कहा जाता है, जबकि पहले इन्हें इंडो आर्यन लैंग्वेजेस कहा जाता था। अब अगला पैराग्राफ ज़्यादा ज़रूरी है। उपमहाद्वीप में आप एक चीज़ याद रखिए, सारी एनसीईआरटी किताबों में कहीं भी हमारे देश की बात नहीं की जाती, इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। अब एक बार पढ़ने पर आपको ये लगेगा कि इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और लिंग्विस्टिक्स की इन्फॉर्मेशन है, भाषा विज्ञान की इन्फॉर्मेशन है, तो अच्छी बात है, बच्चों को बताया जा रहा है। इसमें मैं आपके साथ दो चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। पहला ये कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जिन्हें द्रविडियन भाषाएं कहा जा रहा है, ये जो आर्यन द्रविडियन डिवाइड है, वो भाषाएँ संस्कृत से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। अब क्योंकि लिंग्विस्ट्स पे वेस्ट वालों का कब्ज़ा रहा है, पश्चिमी देश के लोगों का कब्ज़ा रहा है, इसलिए इन्होंने इस तरह का वहाँ पर भी एक नैरेटिव सेट किया हुआ है कि संस्कृत को सबकी जननी बताने की बजाय एक नई भाषा क्रिएट कर दी, प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, कि इससे पहले कोई एक भाषा रही होगी। आप इनके मतलब आप कमाल देखिए किस तरह के झूठ गढ़ लेते हैं बिना किसी आधार के, थ्योरी के बेसिस पे गढ़ लेते हैं। तो अब इन्होंने 4 ग्रुप बना दिए, एक जो हिंदी से जुड़ा या संस्कृत से जुड़ा और बाकी के जो उससे नहीं जुड़े हुए हैं। फिर भी अभी भी इसमें कोई शरारत नहीं लगती। अब इसको आप अगले पेज पे जाइए, पेज नंबर 46 पे। काफ़ी बड़ा है, मैं सिर्फ एक ही लाइन पढ़ रहा हूँ। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। ये पोर्शन जो चल रहा है ये ऋग्वेद के बारे में बात कर रहा है कि ऋग्वेद में किस तरह की प्रेयर्स हैं और उस समय कैसे लोग होते थे। यहाँ उसका रेफरेंस आ रहा है कि लड़ाइयाँ लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। ये झूठ है, इसके लिए अलग वीडियो बनेगा। अभी
मैं आज सिर्फ आर्य द्रविड़ीन पे आ रहा हूँ। और फिर इसी के अगले पेज पर क्या किया है, ऋग्वेद ही चल रहा है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं के बारे में क्या कहा जा रहा है, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। अब आपको वो लिंक यहाँ पे जोड़ के देखना है कि जो बच्चा पढ़ रहा है 6ठी क्लास का, जो 12-13 साल का बच्चा है, वो इस चैप्टर से क्या सीख रहा है कि अलग अलग तरह की भाषाएं हैं। ऋग्वेद संस्कृत वालों ने लिखे हैं जो यूरोप से ज़्यादा जुड़ते हैं, और भाषा के नाम पर यहाँ पे अलग अलग है। जो दूसरी भाषाएं बोलते थे उन्हें अपना विरोधी मानते थे, उन्हें दास या दस्यु कहते थे, उन्हें किडनैप कर लेते थे, उन्हें उठा के ले आते थे, उनसे काम करवाए जाते थे। इस तरह का जहर एनसीईआरटी घोल रही है हमारे बच्चों के लिए। अब इसमें सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि कभी कभी अपने को आर्य बोलते थे। तो ये इसी तरह से ये कि हम बोलें कि जो विदेशी यहाँ आए थे वो कभी कभी अपने आप को ब्रिटिश बोलते थे या कभी कभी अपने आप को तुर्क बोलते थे। इसका क्या मतलब हुआ, ये सिर्फ आर्य शब्द को एक तरह से ना बताने का एक इन्होंने ट्रिक यूज़ किया कि आर्य शब्द को कहीं भी इन्होंने विस्तार से नहीं बताया इसका अर्थ क्या है, उसके पीछे इनका कारण क्या है। जब भी आपने प्रोपेगेंडा करना होता है तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देते, बीच में गैप छोड़ देते हैं। इन्हें इन्फॉर्मेशन गैप्स कहा जाता है, जिन्हें बच्चा या तो अपने आप भरता है या आप उन्हें बाद में अपने एजेंडा के तहत भरते हैं। तो क्योंकि ये 6ठी क्लास की किताब है, ये गैप इन्होंने फिर आगे 8वीं और 9वीं में जाके भरना है, तो इस पर भी पूरी सीरीज़ बन सकती है। जब मैंने इस पर RTA एप्लीकेशंस लगाए थे कि आप ये बताइए कि किस आधार पर आप ये सारी बातें बोल रहे हैं, तो इनका पहला जवाब ये था कि हमारे डिपार्टमेंट में इस तरह के कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। फिर जब कोर्ट केस किया हमने हाई कोर्ट में, तो वो पटिशन फिर इनके पास गई। तब इन्हें लगा कि अब ये कोर्ट के थ्रू आए हैं तो हमें जवाब देना पड़ेगा। तो क्या जवाब दिया, पहला सेंटेंस मेरा ये था कि ये जो आप बोल रहे हैं कि कभी कभी अपने आप को आर्य बोलते थे, उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो क्या बोल रहे हैं, गिवन दैट द टर्म आर्य अकर्स 33 टाइम्स इन ऋग्वेदा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये आंसर एनसीईआरटी दे रही है, जो हमारे देश की सबसे शीर्ष संस्था है, और जहाँ इस तरह के जितने गुंडे बदमाश हैं वो सब के सब बैठे हमारे देश के विरुद्ध में साजिश कर रहे हैं। गिवन दैट द टर्म आर्य अकर्स 33 टाइम्स इन ऋग्वेदा, it is not inaccurate to suggest that this was one form of identification. The textbook does not deny the importance of Arya as a marker of the identity. तो हमने उनसे कहा था कि आर्य का ये अर्थ होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे गुण वाले लोग होते हैं, उनको कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि टेक्स्ट बुक इसको कहीं डिनाई तो कर ही नहीं रही है। अब आप इनकी चालाकी देखिए, हमने कहा था कि आपने इसे नहीं बताया है, इन्होंने शब्द घुमा दी कि हमने इसे कभी डिनाई नहीं किया। कि ऋग्वेद में 33 बार ये शब्द आया है, पर फिर भी इन्होंने उसे एक्सप्लेन नहीं किया। आगे चलते हैं। फिर हमने इनसे कहा था कि जो दस्यु शब्द है, अब मैं बचपन से हिंदी का लिटरेचर पढ़ता आ रहा हूँ, उसमें दस्यु शब्द जहाँ भी आता है उसका अर्थ चोर, लुटेरा या डाकू, डकैत होता है। तो वही हमने पटिशन में डाला था कि दस्यु जो है वो भाषा के आधार पे अंतर नहीं है, वो उनके बिहेवियर के, उनके व्यवहार पे, वो किस तरह के एक्शन करते थे उस पर आधारित होता था कि दस्यु कौन है। तो इसके लिए वो क्या जवाब दे रहे हैं, हमारे बारे में कह रहे हैं, द कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर्स इज दैट द दस्युज वर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मिसडीड्स रादर देन डिफरेंसेस इन रिचुअल प्रैक्टिसेस। फिर वो एक रेफरेंस दे रहे हैं हमें ऋग्वेद की, हालांकि उन्होंने रेफरेंस नंबर यहाँ गलत दे दिया, वो मैं आगे क्लियर करता हूँ। ये इन्होंने क्या किया है, ग्रिफिथ नाम का एक अंग्रेज़ इतिहासकार होता था जिसने आज से 150 साल पहले ऋग्वेद का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। अब आपको ध्यान ये रखना है कि वैदिक संस्कृत जानने वाले लोग नहीं थे, उन्होंने ट्रांसलेशन किया, और ये एनसीईआरटी वाले हमारे देश के किसी ब्राह्मण का या किसी जो हमारे यहाँ परंपरा चलती है उसका ट्रांसलेशन नहीं दे रहे हैं। ये एक अंग्रेज़, वो भी जब हम गुलाम होते थे उस समय का रेफरेंस दे रहे हैं। चलिए तो भी इसे पढ़ते हैं।
कम मघवन फ्रेंड ऑफ मैन टू एड द सिंगर इम्प्लोरिंग द इन बैटल फॉर द सनलाइट स्पीड हिम विद हेल्प इन हिज इंस्पायर्ड इन्वोकिंग्स डाउन सिंक द सॉर्सरर द प्रेयरलेस दस्यू। तो वो भी जब दस्यू की ट्रांसलेशन कर रहा है उसने दो चीज़ें बोली हैं, जो दो शब्द हैं, एक है सॉर्सरर और दूसरा है प्रेयरलेस। तो अगर इन्होंने इसी श्लोक के आधार पे करना था तो फिर वहाँ इनको ये बताना ज़रूरी है। सॉर्सरर क्या होता है? जो जादू टूना करने वाले लोग हैं उन्हें सॉर्सरर कहा जाता है। प्रेयरलेस जो प्रार्थनाएं नहीं करते, जो वेद नहीं पढ़ते, जो एक तरह से हम नास्तिक बोल सकते हैं, उन्हें दस्यु कहा जा रहा है। तो यहाँ आप देखिए कि जिसका ये रेफरेंस भी दे रहे हैं वो भी एनसीईआरटी को ही गलत प्रूव कर रहा है कि इन्होंने जानबूझकर शब्दों को खाया है उसमें से। अब अगला मैं रेफरेंस आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर हम पिछले 150-200 साल देखें तो संस्कृत और वेदों के जो सबसे अच्छे ज्ञाता माने गए वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने वैदिक संस्कृत के आधार पर इन सारे वेदों की व्याख्या भी की है और ऋग्वेद के पहले जो 10 मंडल हैं उन्होंने अपने जीते जी उनको ट्रांसलेट भी किया था। तो मैं उनकी ट्रांसलेशन का रेफरेंस ले रहा हूँ यहाँ पर। वो क्या कह रहे हैं? जो शब्द है मायावान, निकृष्ट बुद्धि युक्त, फिर अब्रह्मा, वेद को नहीं जानने वाला, और फिर आगे आता है दस्यु, दुष्ट स्वभाव युक्त पुरुष। तो यहाँ कहीं भी भाषा की लड़ाई नहीं है, यज्ञ की लड़ाई नहीं है कि वो कोई ऐसा नहीं था कि उनको हवन कराना था, ये उनके व्यवहार के आधार पे किया गया है। और जो इसका अगला श्लोक है वो भी देखिए, उसमें भी जब वो बता रहे हैं, अब यहाँ वो महिलाओं की प्रशंसा कर रहे हैं और इसमें जो वो शब्द उन्होंने लिया है दस्यु घना, दो शब्दों से मिलकर दस्यु और घना, दुष्ट स्वभाव वालों को मारती, कि उन्हें मारने वाली। फिर से दस्यु का अर्थ दुष्ट स्वभाव वाले हैं। लेकिन हमारे और आपके बच्चों को एनसीईआरटी इससे ठीक विपरीत इस तरह का जहर घोल रही है जिससे कि पूरे देश के लोग आपस में एक दूसरे से भाषा के आधार पर ही लड़ाई हो जाए। ओके, अब अगले पॉइंट पे आता हूँ। हमने कहा, जब मैंने पटिशन डाली थी उसमें हमने ये कहा था कि वो अलग भाषाएं नहीं बोलते थे, आप गलत कह रहे हो। तो उसे जस्टिफाई करने के लिए एनसीईआरटी ने क्या उत्तर दिया है? दैट द दस्यूज मे हैव स्पोकन अ डिफरेंट लैंग्वेज इज सजेस्टेड बाय द फॉलोइंग वर्स। ध्यान दीजिए, सजेस्टेड बाय द फॉलोइंग वर्स, वहाँ भी क्लियर नहीं है, उसको सजेशन ले रहे हैं। अब उसे देखिए, दो स्लीवेस्ट नोजलेस, फिर आगे ब्रैकेट में इन्होंने डाला है Anas, which Sion, 14th century commentator on the text, interprets as mouthless or voiceless and therefore unintelligibly speaking. Thus use with thy weapon and in their home, O Earthwells, O other west, hostile speakers. अब यहाँ देखिए इनका कमाल क्या है। एक शब्द आता है ऋग्वेद में अनास, जिसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी भी रही है, विवाद भी रहा है आजकल के लोगों में। तो सायणाचार्य थे 14वीं सदी में, उन्होंने अनास के बारे में कुछ ट्रांसलेशन भी किया है। लेकिन अभी पहले हम एनसीईआरटी को देखते हैं। इन्होंने पहले लिया नोजलेस, फिर नोजलेस को ये बना देते हैं माउथलेस, कि जिसका नाक नहीं है उसे बना दिया माउथलेस, कि उसका मुंह नहीं है। फिर माउथलेस से उसे बना देते हैं वॉइसलेस, कि उसकी आवाज़ नहीं है। और वॉइसलेस से उसे बना देते हैं अनइंटेलिजिबल। अनइंटेलिजिबल होता है कि कोई व्यक्ति ऐसी बात बोल रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रही। कई लोग होते हैं जिनकी आवाज़ क्लियर नहीं होती, उसे अनइंटेलिजिबल कहा जाता है। अब अगर हम ये बात भी इनकी सच मान लें तो भी आप क्या करें, आज अनइंटेलिजिबल को आप डिक्शनरी खोल के देखें, उसमें क्या अर्थ है इसका? इनकम्प्रेहेसिबल, indiscernible, slurred, inarticulate, garbled, stammered, muttered, jumbled, senseless, scrambled, enigmatic, meaningless, unfathomable, inscrutable, cryptic, obscure, incoherent, unclear, indistinct. कहीं भी अलग भाषा नहीं आ रही कि वो आप ही की भाषा में बोल रहा है लेकिन आपको क्लियर नहीं सुनाई दे रहा, तब आप उसे अनइंटेलिजिबल बोलते हैं। ओके, अब कई बार लोग क्या बोलते हैं कि आप तो जी आर्य समाज वालों की बात करें क्योंकि आपने स्वामी दयानंद सरस्वती को कोट किया है। कोट किया इसलिए है क्योंकि वो अथॉरिटी थे, वैदिक संस्कृत जानते थे और उन्होंने उसके आधार पर बात की है। तो हमें अब इसमें दूसरा पक्ष लेना चाहिए। मैं ऐसे व्यक्ति का उदाहरण ले रहा हूँ जो स्वामी दयानंद सरस्वती से कतई मैच नहीं करते
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने किताब लिखी है हु वर द शूद्रास। अब आप देखिए कि उन्होंने आज से लगभग 100 साल पहले किताब लिखी है, लेकिन ये एनसीईआरटी वाले उन्हें यूज़ नहीं करते हैं, ना स्वामी दयानंद सरस्वती को, ना बाबा साहब अम्बेडकर को। ये कोट करते हैं किसी फॉरेन ऑथर को जो शायद मिशनरी रहा होगा। चलिए एनीवे, अब ये हु वर द शूद्रास का पेज नंबर 71 ले रहा हूँ। यहाँ पे अब ऋग्वेद में एक शब्द आता है मृद्रावक, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में भी पहले कंट्रोवर्सी चली थी। तो इसके बारे में वो क्या लिख रहे हैं, मृद्रावक मीन्स वन हु स्पीक्स क्रूड अनपॉलिश्ड लैंग्वेज। और वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं फिर, कैन क्रूड अनपॉलिश्ड लैंग्वेज बी रिगार्डेड एज एविडेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ रेस? इट वुड बी चाइल्डिश टू रिलाई अपॉन दिस एज अ बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ रेस डिफरेंस। तो क्लियर शब्दों में बता रहे हैं कि अगर भाषा पॉलिश नहीं है, भाषा साफ़ सुथरी नहीं है उसकी, तो इसका मतलब वो किसी और रेस का रहा होगा, किसी और नस्ल का रहा होगा। ये सोचना अपने आप में बचकानी हरकतें हैं जो एनसीईआरटी कर रही है हमारे बच्चों को मूर्ख बनाने के लिए। लेकिन हमारा शब्द तो कुछ और था, तो अब मैं उस पर आता हूँ। जिस शब्द अनास की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर क्या बोलते हैं, द टर्म अनास अकर्स इन ऋग्वेद वर्स 29:10, जो मैंने अभी आपको दिखाई है। वो कहते हैं इस शब्द के दो इंटरप्रिटेशंस किए हैं, एक मैक्स मूलर ने और एक सायणाचार्य ने, जिसकी बात ये एनसीईआरटी वाले भी कर रहे थे। तो मैक्स मूलर ने कहा है नोजलेस, जिसे एनसीईआरटी वालों ने यूज़ किया, और सायणाचार्य हैं उन्होंने क्या कहा है, माउथलेस। तो इन्होंने दोनों को मिला दिया। फिर डॉक्टर अम्बेडकर क्या बता रहे हैं, सायणाचार्य सेज दैट इट मीन्स माउथलेस दैट इज़ डिवॉइड ऑफ गुड स्पीच, कि उसकी स्पीच अच्छी नहीं है, वो बोलने में कुछ उसको कमी है। दिस डिफरेंस ऑफ मीनिंग इज ड्यू टू डिफरेंस इन द करेक्ट रीडिंग ऑफ द वर्ड अनास। सायणाचार्य रीड्स इट एज अनआस, as read by Professor Max Muller, it means without nose. Question is, which of the two readings is the correct one? There is no reason to hold that Sayana's reading is wrong. On the other hand, there is everything to suggest that it is right. Secondly, as there is no other place where the Dasyus are described as noseless, there is no reason why the word should be read in such a manner as to give it an altogether new sense. It is only fair to read it as a synonym of मृद्रावक. तो डॉक्टर अम्बेडकर बोल रहे हैं कि ये मृद्रावक का ही एक पर्यायवाची है, एक सिनोनिम है, विच मीन्स कि उसकी भाषा क्लियर नहीं है जो दस्यु है। अब यहाँ एक चीज़ और आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैक्स मूलर उस टाइम का था जब यहाँ पर एक रिजली नाम का एंथ्रोपोलॉजिस्ट था जो ये कह रहा था कि हम नाक के आधार पर बता सकते हैं कि कौन शूद्र है और कौन आर्य है। इस तरह की नॉनसेंस बहुत चलती रही है, उस पर भी फिर से अलग से वीडियो बनना चाहिए, तो इसमें डिस्कस नहीं करूँगा। तो अंत में डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, देयर इज़ देयरफॉर नो एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द कंक्लूजन दैट द दस्यूज बिलोंग्ड टू अ डिफरेंट रेस। जो हम एनसीईआरटी को बार बार बोल रहे थे वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि इसका अर्थ ही नहीं कि कोई और नस्ल के लोग थे, वो सेम लोग हैं। ओके जी, अब एनसीईआरटी वाले क्योंकि चालाकी तो पूरी दिखानी थी, फिर आगे क्या बोलते हैं। तो वीडियो को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। और एनसीईआरटी बहुत फेमस नेम है एनसीईआरटी, ठीक है। और लोग बच्चे जो हैं एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हैं और उसमें किस तरीके से जहर घोला गया है, मतलब ऋग्वेद और मतलब हर चीज़ का जो एक्चुअल मीनिंग है वो ना बता के कुछ और बता दिया गया है। और जब उन्होंने कहा कि मतलब एक तरीके से आर्यन और इनके बीच में वो हो जाए कि भाई आर्यन किसको बोलते हैं, एक्चुअल में कुछ नहीं बता रखा है, ठीक है। आर्यन का मतलब श्रेष्ठ होता है, जो अच्छे काम करता है उसको आर्यन होता है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, इन्होंने जो है पता किया, केस वेस किया होगा, तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, ठीक है। उनके पास में कुछ था ही नहीं, उन्होंने बस ऐसे ही कहीं से ले लिया। तो आप खुद सोच सकते हो जो एजुकेशन लेवल की जो चीज़ें हैं जिसके ऊपर पूरा प्रूफ होना चाहिए, उनके पास में जवाब नहीं है, ठीक है। जो मिशनरीज जो यहाँ पर आए थे, मैक्स मूलर टाइप के लोग, जिन्होंने हमारी संस्कृत को वो करके उल्टा सीधा जैसे भी उन पर आता था, यहाँ के जो जानने वाले थे उनसे नहीं एक्सप्लेनेशन करवाया,
खुद ने एक्सप्लेनेशन किया अपने हिसाब से, ठीक है, और उनको ये मानते हैं एनसीईआरटी वाले। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो एजुकेशन है किस लेवल की है, कितनी उसमें मिलावट है, ठीक है, वामपंथी विचारधारा उसमें कितनी शामिल है, ठीक है, उसमें और भी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा शामिल हैं। और हिंदुओं की देखो कभी आवाज़ नहीं उठाई, बहुत ही ज़्यादा चुपचाप रहने वाले बंदे हैं ना, सहनशीलता इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, ज़रूरत क्या आवाज़ उठाने की। वो तो कोई सिरफिरे होते हैं हमारे जैसे या फिर इनके जैसे जो आवाज़ उठा लेते हैं, अदरवाइज़ तो हिंदू तो इतने ज़्यादा सीधे होते हैं बेचारे, उनको तो ये भी नहीं पता कि आवाज़ उठाते कैसे हैं, ठीक है ना। तो इतना मतलब तो ये चीज़ें हैं, उनको अपने खाना कमाने से ही फुर्सत नहीं मिलती, तो कम से कम सही को सही और गलत को गलत कहना सीखना ज़रूरी है। हिंदुओं की यही कमी रही है और यही रीज़न है कि इतना कुछ एनसीईआरटीज़ की बुक में लिख चुके हैं ये, और इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से लिखा है कि धीरे धीरे बीच में जहर फैल जाए लोगों के बीच में, ठीक है। एक्चुअल में कुछ लिखा ही नहीं गया है, जो भी कुछ लिखा गया है सब कुछ अपनी तरफ से बना बना के लिख दिया गया है, प्रूफ उनके पास कुछ भी नहीं है। तो आप अब जब ये बातें पता चलती हैं तो सोचते हैं कि यार ये जो पढ़ाई की थी तो फिर मतलब वेस्ट थी, उल्टी सीधी मतलब ऐसे ही पढ़ाई कर ली थी, ठीक है ना, नंबरों के पीछे भागते थे, एक नंबर आ गई और वो, हमें तो कुछ पढ़ाया ही नहीं गया। तभी तो कहती हूँ कि सारी एनसीईआरटीज़ की जो बुक है सबको साइड में करके इसमें जो एक्चुअल में जो सारी चीज़ें हैं वो डाली जाएँ, ठीक है। गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, ये जो फालतू की चीज़ें जो डाली गई हैं वो सारी हटा के अपना जो एक्चुअल जो वैदिक चीज़ें हैं, वो जो मैथ है, ये सारी चीज़ें डाली जाएं उसमें, क्योंकि इनके षड्यंत्र बहुत हो लिए, अभी भी चल रहे हैं, इनके हाई लेवल पे चल रहे हैं, बहुत पैसा फेंका जा रहा है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की फंडिंग हो रही है भारत में कि कैसे कब्जा करना है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे। अगर भारत पे कब्जा हो जाता है, यहाँ की संस्कृति को मिटा देते हैं, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, पूरे विश्व पे वो कब्जा कर सकते हैं। जो भी शक्तियाँ यहाँ पे काम कर रही हैं, यहाँ पे एक शक्ति काम नहीं कर रही। आप ये मत सोचिए कि जो सिर्फ हमारे जो सामने से दिखाई दे रही है वही शत्रु है, नहीं, जो हमें नहीं दिखाई दे रहे ना वो भी हमारे शत्रु हैं, ठीक है। तो उन्हीं को देखना है हमें, ठीक है। मैक्स मूलर जैसे जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, जो एनजीओज़ के तौर पे काम कर रहे हैं, जो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, दिखावे के लिए। लेकिन आप खुद सोचिए ना कि जो एनजीओज़ हैं यहाँ पे, जो कि 4-5 हज़ार एनजीओज़ के जो वो थे कैंसिल कर दिए गए, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किए कि भी कैसे यहाँ पे तो इतनी गरीब हालत है और एनजीओज़ वाले आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं, सरकार तो ये कर रही है वो कर रही है। उनके आप खुद सोचिए, यूरोपीय कंट्री जो इतनी सेल्फिश है, इतनी ज़्यादा स्वार्थी है, वो भला किसी गरीब की इतनी हेल्प क्यों करेंगे। अपने देश में इतने सारे गरीब हैं, उनकी हेल्प क्यों नहीं करते वो, जो रोड पे पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनके जो देश है जो सुपर पावर बन चुके हैं उनके देश में गरीबी नहीं है, खूब कूट कूट के गरीबी भरी पड़ी है। 4-4 करोड़ लोगों के पास में 2 टाइम का खाने का वो नहीं है, लेकिन वो अपने देश की क्यों नहीं हेल्प करते हैं, वो यहीं पे क्यों आते हैं। उनका मेन मकसद होता है कन्वर्जन। और एनजीओज़ ये जो जितने भी है ना, ये कोई आपकी भलाई के लिए काम नहीं करते, ये अपनी भलाई के लिए काम करते हैं, ठीक है। सरकार को इस चीज़ का पता है, ठीक है। हिंदुओं को पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदू सबसे पहले झंडा लेके चलते हैं, हाँ उसके साथ में गलत हो रहा है, पहले जान तो लो। स्वयं का बोध नहीं है, ना ही शत्रु का बोध है इनको, तो स्वयं का बोध करिए, पहले खुद को जानिए कि आप किसकी औलादे हैं, आपके पूर्वज कौन हैं, और शत्रु को भी जानिए कि वो किस लेवल तक गिर सकता है, वो किस लेवल तक आपके साथ में षड्यंत्र रच सकता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने इनकी एक वीडियो बनाई थी, स्वयं बोध और शत्रु बोध, नहीं देखी हो तो आप देख लीजिएगा उसे, ठीक है, बहुत कुछ पता चल जाएगा आपको। तो बड़ी अच्छी वीडियो है, बहुत नॉलेजेबल है, इंफॉर्मेटिव है। और जो लोग सिर्फ मेरा ये रिएक्शन ही देख रहे हैं, मतलब वीडियो को छोड़ देते हैं, लास्ट का पार्ट देखते हैं, तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, सो दैट आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। और जितना हो सकता है आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, और जितना आप सपोर्ट करोगे उतनी ही लोगों में अवेयरनेस होगी। बहुत अच्छी बात बताई है इन्होंने एनसीईआरटी के बारे में। सोचो हमारी एजुकेशन में इस तरीके की धांधली की गई है, ठीक है ना। हमें ही मतलब एक तरीके से शत्रु, हमें ही वो ठहरा दिया है कि हम ही गलत हैं। दस्यु का मतलब बताया था, दस्यु का मतलब उसमें कुछ और था, ऋग्वेद में, इन्होंने कुछ और तरीके से बताया, ठीक है ना। तो आप देखते हो, मैं कमेंट्स में कई बार देखती हूँ, जो वैसे वो जो रहते हैं लोग आपस में बहुत गाली गलौज करेंगे,
कि हमारे साथ तो ये हुआ, ब्राह्मणों ने ये किया। उनको कुछ पता नहीं है, ठीक है ना, उनको नहीं पता है कि उनके साथ में क्या गेम खेले जा रहे हैं। वो ब्राह्मणों को गाली देते रहते हैं कि ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों ने तो कुछ नहीं किया। सब हमारी उससे तो भीमराव अम्बेडकर आए, सिखों से भगत सिंह आए, उससे ये आए, तो ब्राह्मणों ने सिर्फ घंटा ही लाया। ये उनकी थिंकिंग है। तो मैं बता देती हूँ ब्राह्मणों ने क्या किया, मैं बताती हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? आप ही की कास्ट के थे, ठीक है। किसने उनको चंद्रगुप्त मौर्य बनाया? चाणक्य ने, वो एक ब्राह्मण थे, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद कौन थे? ब्राह्मण थे, ठीक है। रामानुजन जो कि मैथ के इन्फिनिटी का जिनको इतने नॉलेजेबल पर्सन, ब्राह्मण थे, ठीक है। तो बहुत सारे ब्राह्मणों ने अपना, आर्यभट्ट, ठीक है, भास्कर जो भी है, इन्होंने गिनती वगैरह की सारी की वो नॉलेज दी। तो ब्राह्मणों का तो इतना योगदान है। वो देश के बारे में सोचते हैं ब्राह्मण, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते। 100% उनके एक तरफ मिल रहा है रिजर्वेशन, एक तरफ बच्चा मेहनत कर रहा है, 95-99% लेके आ रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जो बच्चा फेल हो रहा है, पास हो रहा है, उसका सिलेक्शन हो रहा है। तो उसके बाद भी ब्राह्मण कभी नहीं बोलते हैं, वो चुपचाप मेहनत करते रहते हैं। आप मेहनत कीजिए ना, ब्राह्मण के बराबर मेहनत कीजिए। वो एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे, 2 टाइम का खाना नहीं खाएंगे, वो मेहनत करते रहेंगे। आप रोते क्यों कि हमारे साथ ये हुआ? आज के टाइम में तो सब कुछ रिजर्वेशन भी है, इक्वलिटी भी है, अपने आप को प्रूव करने के लिए पूरी आज़ादी भी है। क्यों नहीं कर पा रहे हो अपने आप को प्रूव? क्यों 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 दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते रहते हो कि हम ये हैं, हमारे साथी में ये हुआ ये हुआ? अपने आप को प्रूव कीजिए, बड़ी बड़ी प्रोफाइल्स पे जाइए। और मैं बताऊँ, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण क्या मतलब, आप ये लगा लीजिए, मान लो इस्लाम है, एक छोटे शब्द में, अगर वहाँ से आप मौलाना मौलवी इसको हटा दोगे तो आप उस पर कवर कर दोगे। ऐसे ही ब्राह्मणों पर टारगेट किया जाता है। जब ब्राह्मण को विलन दिखाएंगे, ब्राह्मणों को उनकी बेइज्जती करेंगे, उनको पोंगा पंडित बोलेंगे, हर तरीके से उनको बेइज्जत किया जाए, तो जाहिर सी बात है कि हिंदू धर्म तो कमज़ोर पड़ेगा ही। तो ये इस तरीके के बहुत हाई लेवल के षड्यंत्र रचाए जाते हैं हिंदुओं के प्रति, ठीक है। और इसमें जो हमारे भाई हैं वो इनमें फंस जाते हैं। मेहनत कीजिए, आपके पास में इतनी अपॉर्चुनिटी हैं, इतनी सारी आपको सुविधाएं दी गई हैं, हर तरीके की सुविधाएं दी गई हैं, ठीक है। तो किसी को ब्लेम करने से अच्छा मेहनत कीजिए। आप कभी जो ब्राह्मण ही है कोई भी, कभी उनके उसमें जाके देखिएगा वो कितनी मेहनत करते हैं। बच्चे चश्मे चढ़ जाते हैं उनके, और वो बेचारे, उनके 95% 99% मार्क्स आते हैं, तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वो फिर यहाँ से विदेश चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे उनका कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद भी सब रोते रहते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ। कभी ब्राह्मण रोया है कि उसके साथ गलत हुआ? उसके साथ इतना कुछ गलत हो रहा है, फिर भी कभी नहीं रोते वो। उनको रोने की आदत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, पूरे देश को लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये, और ये जो बीच में जो दरार डाली गई है ना, ये जो दरार डाली गई है बीच में, वो बाहरी शक्तियों की वजह से दरार डाली गई है हमारे बीचों में, ठीक है ना। कि आपके साथ में तो ये हुआ है, आपके साथ में तो ये हुआ है। कुछ गलतियां हुई हैं, जैसे जैसे टाइम वो होता है, बहुत सारी गलतियां होती हैं इंसानों से, लेकिन हम हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। हमारे अंदर इतना वो रखते हैं कि भाई हाँ, गलतियां हुई हैं, हमने रिजर्वेशन दिया है, सब कुछ दिया है, हम आपको प्रेफरेंस देते हैं। उसके बाद भी मतलब इस तरीके की, वो तो बड़ा ही दुख होता है कमेंट सेक्शन में कि इस तरीके की सोच रखते, इतनी जहरीली सोच रखते हैं। तो इस तरीके की सोच नहीं रखनी चाहिए, और सच्चाई को जानने की कोशिश करनी चाहिए। आपको स्वयं का बोध होना चाहिए, आपको अपने शत्रु का बोध होना चाहिए। ब्राह्मण या फिर हिंदू सब एक ही हैं, ये सब हिंदू ही बोलती हूँ मैं सबको, ये सब एक हैं, ठीक है। इनको एक ही रहना चाहिए। और जो अदर हैं, जो दूसरे हैं, जो आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनको समझने की बहुत ज़रूरत है कि वो किस तरीके से अपने प्लान गेम खेल रहे हैं और किस तरीके से वो सक्सेस हो रहे हैं। तो सिर्फ एक ही विचारधारा काम नहीं कर रही है, यहाँ पे बहुत सारी विचारधाराएं काम कर रही हैं जो देश को तोड़ने का काम कर रही है, ठीक है। अभी बताया था इन्होंने, जैसे कि वामपंथी विचारधारा हो गई, इधर से इस्लामिक विचारधारा हो गई, इधर से बहुत सारी विचारधाराएं हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, वो हैं। तो यही के हिंदुओं को कन्वर्ट करके उन्हीं के ही खिलाफ वो बनाया जा रहा है, यहीं के हिंदुओं को कन्वर्ट करके उन्हीं के खिलाफ उनको उतारा जा रहा है मैदान में। तो सोचना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में
कि सामने वाले जो देश हैं, जो बाहरी शक्ति हैं, जो NGOs हैं, ये आपके भले के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये आपको एक हथियार के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। हथियार, यूज़ एंड थ्रो। जिस दिन आप यूज़ हो जाओगे, आपस में लड़ मरेंगे, वो आप पे कब्जा कर लेंगे। ना तो आप यूज़ कर पाओगे, ना हम यूज़ कर पाएंगे किसी भी चीज़ का। भाई आपको तैयार किस लिए किया जाता है? आपको एक आर्मी के तौर पे बनाया जा रहा है ना। और किस से लड़ने के लिए? दूसरे लोगों से लड़ने के लिए। जब आप आपस में ही लड़ेंगे तो तीसरे बंदे का फ़ायदा होगा, वो कब्जा कर लेगा, उसको तो मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ें समझने की हैं। और गवर्नमेंट को तो UCC वगैरह इतना कठोर कानून लेके आ जाना चाहिए कि जो भी कन्वर्ट हो वो उसी देश में निकल जाए, जिसकी विचारधारा जहाँ की है वो वहाँ निकल जाए। ठीक है ना? ये इस तरीके का कानून भी पास होना चाहिए, तभी लोगों को समझ में आएगा। और सबको इक्वलिटी, सब इक्वल रहे। ये नहीं है कि उसके साथ भेदभाव किया जाए, सब इक्वल रहे, किसी के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ है, तो इस चीज़ पे भी गौर करना चाहिए। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और बताएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।